हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज की क्लास। कल की क्लास में मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 विच इज क्लोनिंग। कल मैंने क्लोनिंग का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, क्लोनिंग के टाइप्स बताए थे, बेसिक 3 टाइप्स बताए थे मैंने आपको क्लोनिंग के। पहला था जीन क्लोनिंग, दूसरा कोशिकीय क्लोनिंग, तीसरा आज पढ़ेंगे हम भ्रूणीय क्लोनिंग। इससे पहले कि हम भ्रूणीय क्लोनिंग पढ़ें, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि भ्रूणीय क्लोनिंग और जंतु क्लोनिंग, ठीक है, या तो भ्रूणीय क्लोनिंग कह लीजिए आप या जंतु क्लोनिंग कह लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है जंतु का निर्माण, यदि उच्चतर जंतु की बात कर रहे हैं आप, हायर एनिमल की बात कर रहे हैं, तो हायर एनिमल का निर्माण या जो जन्म है वो किससे होता है? शुरुआती अवस्था क्या होती है? भ्रूण। तो क्यों ना भ्रूण का ही क्लोन कर दिया जाए, ताकि भ्रूण की ही क्लोनिंग कर देंगे तो हूबहू उनके जो जनक थे, जो माता या जो भी पिता, जिसका भी आपको संतति हूबहू कॉपी चाहिए, तो उसी का जो है भ्रूण का निर्माण करके, और उसी जब भ्रूण का ही क्लोन तैयार कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं हम भ्रूणीय क्लोनिंग या जंतु क्लोनिंग। जंतु क्लोनिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि उस भ्रूण से हूबहू वैसा का वैसा जंतु ही बन जाएगा। ठीक है, तो भ्रूणीय या जंतु क्लोन, देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए भ्रूणीय या जंतु क्लोन का मतलब ये है कि पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, जीव जंतु की बात कर रहे हैं, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता है पेड़ पौधों में तो ग्राफ्टिंग मेथड यूज कर लेते हैं आप। ठीक है, कलम जो होती है काट के दूसरी पेड़ की जो कलम, जिसका भी आपको डेवलपमेंट ज्यादा बेटर कराना है, ठीक है, मतलब जो भी पौधा आपको अच्छी सुविकसित चाहिए और अच्छी वैरायटी चाहिए, तो ग्राफ्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं। जो छोटे जंतु होते हैं उनका आपको पता है कि अलैंगिक जनन होता है, उनमें विखंडन होता है और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन यदि हम बात कर ले उच्चतर जंतुओं की, तो उच्चतर जंतुओं में होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? भ्रूण बनता है। तो भ्रूण का ही क्लोन बना लिया जाए, तो जब भ्रूण के क्लोन के द्वारा नए जंतु का निर्माण किया जाता है तो उस प्रकार की क्लोनिंग को कहते हैं भ्रूणीय या जंतु क्लोनिंग। क्या कहते हैं? भ्रूणीय या जंतु क्लोनिंग। ठीक है, अब भ्रूणीय या जंतु क्लोनिंग जब सबसे पहले की गई, तो सबसे पहले भ्रूणीय या जंतु क्लोनिंग जिसमें की गई वो थी शिप। ठीक है, जिस शिप का नाम रखा गया डॉली शिप। क्या नाम रखा गया उसका? डॉली शिप, जिसमें भ्रूणीय क्लोनिंग ही कराई गई थी, यानी कि भ्रूण की क्लोनिंग करा दी थी। और जो बनने वाली जो नई भेड़ प्राप्त हुई थी, उस भेड़ का नाम क्या था? डॉली शिप। ठीक है, या डॉली भेड़, जो भी कह लीजिए, हिंदी इंग्लिश सेम है। अब यदि हम बात करें भ्रूणीय क्लोनिंग की, तो भ्रूणीय क्लोनिंग में जो इंपॉर्टेंट मेथड आता है वो है भ्रूण स्थानांतरण। क्या आता है? भ्रूण स्थानांतरण। अच्छा, स्थानांतरण क्यों आएगा? स्थानांतरण इसलिए आएगा क्योंकि भ्रूण को आपने स्थानांतरित कर दिया, कि जो यहाँ बनने वाला था उसे दूसरी जगह आपने उसका जो है ट्रांसप्लांट कर दिया या ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्योंकि भ्रूण यदि स्वयं बनेगा, यदि भ्रूण का निर्माण नॉर्मल तरीके से होगा तो फिर तो वो क्लोन बनेगा नहीं। और यदि हमें क्लोन बनाना है तो क्यों ना भ्रूण को जो है बना के आर्टिफिशियली ग्रोथ करा के और जो है उसे इस दूसरे जो मादा है, जो फीमेल बॉडी है, उसके अंदर इंसर्ट करा दिया जाए। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये तब फुलफिल होता है जब भ्रूण का स्थानांतरण कराया जाता है। भ्रूण का स्थानांतरण इसलिए जरूरी है ताकि जो आपको जो भी संतति जो चाहिए वो उसकी, जिसका आपने भ्रूण डेवलप किया है, उसकी एज इट इज कॉपी बने। क्योंकि एज इट इज कॉपी तो तभी बनेगी ना जब आप भ्रूण को स्थानांतरित करेंगे। केवल भ्रूण के निर्माण से तो कार्य चलेगा नहीं, तो भ्रूण का निर्माण करा के उसको कहीं ना कहीं इम्प्लांट तो कराएंगे आप। तो भ्रूण का निर्माण आर्टिफिशियली ही कराया जाता है, नेचुरली तो क्लोन बनेगा नहीं। तो जब उच्चतर जंतुओं की बात होती है तो इसमें ये कैसे होता है? ये होता है कृत्रिम विधि के द्वारा। अब कृत्रिम विधि में भी 2-3 चीजें देखेंगे आप। कृत्रिम का मतलब होता है कोई भी चीज जब नेचुरल नहीं होती, तो जब आर्टिफिशियली हम उसको ग्रो कराते हैं तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम विधि भी यहाँ पे 2 तरीके से होगी, या तो आप कोई उसको विद्युत तरंगे दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उसको कोई रासायनिक माध्यम दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो भ्रूण को आप केमिकली जो है ट्रीट कर रहे हैं, या फिर उसको जो है इलेक्ट्रिक वेव्स के थ्रू जो है आप उसको इंसर्ट करा रहे हैं। यानी कि कृत्रिम विधि के द्वारा ही जो भ्रूण का स्थानांतरण है वो पॉसिबल है। और वो कृत्रिम विधि 2 तरीके की हो सकती है, या तो विद्युत तरंगे अप्लाई करा दीजिए या फिर रासायनिक माध्यम अप्लाई करा दीजिए। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भ्रूणीय क्लोनिंग की 2 तकनीक पढ़ेंगे हम, रोजेलिन तकनीक और होनोलुलु तकनीक। ठीक है, तो जो रोजेलिन तकनीक है उसमें तो यूज किया था साइंटिस्ट ने विद्युत तरंगों को। किसको यूज किया था? विद्युत तरंगों को। और जो होनोलुलु टेक्निक है दूसरी, उसमें उन्होंने यूज किया था केमिकल मेथड को या रासायनिक
माध्यम को। ठीक है, तो फटाफट से जो सबसे पहली इसकी तकनीक है विच इज रोजेलिन तकनीक, वो हम देख लेते हैं। चले, रोजेलिन तकनीक मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जब भी हम आर्टिफिशियली भ्रूण को ग्रो कराते हैं तो उससे पहले सबसे पहले जो मादा होती है, जो मादा जीव होता है किसी का भी ले लीजिए, जिसमें भी आप क्लोनिंग की बात कर रहे हैं, उसमें जो अंडाणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसे बढ़ाने के लिए उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है। उसे इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? ताकि अंडाणु का निर्माण वो कृत्रिम रूप से यानी कि बहुत जल्दी जल्दी करे, क्योंकि क्लोनिंग क्या है? आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरल मेथड तो है नहीं। तो नेचुरल मेथड नहीं है तो आर्टिफिशियल मेथड के लिए आपको जो रिजल्ट चाहिए होते हैं तो वो बहुत जल्दी चाहिए होते हैं। तो यदि आप इंजेक्शन इंसर्ट नहीं कराएंगे तो अंडाणु का निर्माण प्राकृतिक रूप से होगा, यानी कि नेचुरल प्रोसेस से होगा। तो यदि आप कृत्रिम तकनीक यूज कर रहे हैं, क्लोन बना रहे हैं, तो आपको अंडाणु की आपको अंडाणु की जो उपलब्धता है, जो अवेबिलिटी है, वो भी तो जल्दी चाहिए। तो अंडाणु जल्दी उपलब्ध हो पाए इसलिए उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अंडाणु बनाती है। ठीक है, फटाफट से आप देख लेते हैं रोजेलिन तकनीक क्या थी। पहले की रोजेलिन तकनीक बताऊं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी हम भ्रूणीय क्लोनिंग या जंतु क्लोन की बात करते हैं तो हम इसमें सबसे जरूरी है केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक। देखिए दिख रहा है आपको, सॉरी, केंद्रक स्थानांतरण तकनीक, यानी कि आप यहाँ पे ट्रांसफर किसका करते हैं? केंद्रक का। क्यों करते हैं? आपको पता है केंद्रक के अंदर ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है, चाहे वो डीएनए है, आरएनए है, गुणसूत्र, जीन, कुछ भी कह लीजिए, ये सब कहाँ अवेलेबल होते हैं? न्यूक्लियस में। तो क्यों ना न्यूक्लियस को ही निकाल के और जो भी दाता कोशिका है, सॉरी, जो ग्राही कोशिका है उसमें उसका प्रवेश करा दिया जाता है। तो केंद्रक स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग ही किया गया है रोजेलिन तकनीक में। रोजेलिन तकनीक वो है जो रोजेलिन इंस्टीट्यूट में इन दो वैज्ञानिकों ने की थी। वैज्ञानिकों का नाम आपको याद रखना है, इयान विलवुड एंड कीथ कैम्पबेल। इयान विलवुड एंड कीथ कैम्पबेल ने 1997 में, कब की थी? 1997 में ये जो टेक्निक थी ये अप्लाई की थी, और इस टेक्निक का प्रयोग करके उन्होंने डॉली शिप को जो है प्रोड्यूस किया था, या डॉली शिप जो है अस्तित्व में आई थी। अच्छा, डॉली शिप का नाम डॉली क्यों है? जिस भी एरिया में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस एरिया की वो फेमस सिंगर थी, तो सिंगर के नाम पे इस शिप का नाम है डॉली शिप। ठीक है, तो साइंटिस्ट यही करते हैं कि जो भी फेमस होता है या तो कभी अपने नाम पे या जो भी उस स्थान का जो भी फेमस पर्सन होता है उसके नाम पे, ताकि वो याद रहे लोगों को इजीली। ठीक है, इसलिए इस शिप का नाम डॉली शिप उन्होंने रखा था। चलिए, अब यदि हम बात करते हैं केंद्रक स्थानांतरण तकनीक की, तो केंद्रक स्थानांतरण तकनीक के ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। यदि ये स्टेप्स आपको याद हो गए, इसका मतलब आपको क्लोनिंग का जो मेथड है डॉली शिप का या केंद्रक स्थानांतरण का आपको अच्छे से समझ आ गया। सबसे पहला स्टेप है ग्राहक अंडे से केंद्रक या गुणसूत्र को हटाना। ग्राहक का मतलब है जो रिसेप्ट करने वाला है। जिस भी रिसेप्टर के अंदर आपको क्लोनिंग करानी है, ठीक है, सॉरी, जिस भी रिसेप्टर के अंदर आपको जो है भ्रूण का डेवलपमेंट कराना है, सबसे पहले आप उसके केंद्रक या गुणसूत्र को हटा लीजिए। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए हटाना जरूरी है ताकि वो अपना आनुवांशिक जो कैरेक्टर है, जो उसके आनुवांशिक लक्षण है, वो ना शो कर पाए। और यही हमारा रीजन है। क्लोन का मतलब ये होता है कि जो भी इच्छित जीव है उसकी हूबहू कॉपी बनाना। तो यदि आपको हूबहू कॉपी बनानी है तो जिसके अंदर आप कॉपी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसका केंद्रक या गुणसूत्र वहां से हटाना पड़ेगा ताकि वो अपने कैरेक्टर शो ना कर पाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्राहक अंडे से केंद्रक या गुणसूत्र को निकाल दीजिए। सबसे पहले जो भी ग्राहक है उसका जो है केंद्रक या गुणसूत्र को हटा लीजिए। सेकंड, दाता कोशिका का चुनाव। दाता कोशिका का चुनाव क्यों जरूरी है? दाता कोशिका का चुनाव इसलिए जरूरी है कि उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण होने चाहिए जिन लक्षण को आप नई संतति में चाहते हो, चाहे वो उसके दुग्ध उत्पादन की जो कैपेसिटी है वो हो या उसकी त्वचा का रंग हो, कुछ भी हो। यानी कि कहने का मतलब ये है, दाता कोशिका का चुनाव तभी करेंगे आप जब आपको उसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसे लक्षण दिखेंगे जिन्हें आप नेक्स्ट जनरेशन में या जिसे ही आप दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप उसका क्लोन बनाना चाहते हैं। तो पहला तो है ग्राहक अंडे से केंद्रक या गुणसूत्र को हटाना। दूसरा है दाता कोशिका अर्थात डोनर सेल का सिलेक्शन करना कि ये जो है कुछ ना कुछ डोनेट करेगी। ठीक है। थर्ड है दाता कोशिका का ग्राही कोशिका से संकलन या केंद्रक स्थानांतरण। आप दाता कोशिका ले ली और ग्राही कोशिका ले ली, तो इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस का जो है स्थानांतरण कराना, इसका न्यूक्लियस निकाल के और इसके अंदर एंटर करा देना, उसे कहते हैं दाता कोशिका व ग्राही कोशिका से संलग्न या केंद्रक का स्थानांतरण। जुड़ना या केंद्रक का स्थानांतरण दोनों कह लीजिए आप, एक ही बात है।
संगलन का मतलब होता है गलना, ठीक है, एक साथ गलना, मेल्ट होना। और संलग्न का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। हिंदी के अंदर संगलन का मतलब होता है, गलन का मतलब होता है मेल्ट होना, यानी कि इसका केंद्र किसके साथ में इसको मेल्ट कर देगा, ओवरलैप कर लेगा। और संलग्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, ठीक है। फोर्थ स्टेप है संगलित या क्लोन्ड कोशिका का इम्प्लांटेशन। पहले इसे आर्टिफिशियली हम ग्रो कराते हैं, उसके बाद में इसे किसी तीसरे जो जीव है उसके अंदर इसका इम्प्लांटेशन अर्थात रोपण करवाया जाता है। और इस तरीके से ये पूरा क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो फॉलो अप किया जाता है। फटाफट से अब जो डॉली शिप का प्रोसेस है उसे मैं आपको फटाफट से क्विक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है बताऊंगी जी। तो अब ये जो रोजालिन तकनीक जो यूज की गई थी, जिसके थ्रू बनाई गई थी डॉली शिप, जब भी आप क्लोन का नाम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो नाम आता है वो आता है डॉली शिप का। तो ये मेरे पीछे आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थ्योरी के अंदर, उसको लिखने में, पढ़ने में, रटने में बेसिकली। तो क्यों ना हम इसको स्टेप्स में पढ़ लें। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये मैंने स्टेप्स में इसलिए लिखा है ताकि बहुत ही इजीली आपको याद हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं हम कि सबसे पहले क्या किया, किसी गर्भवती भेड़ की स्तन की कोशिकाएं निकाली गई। स्तन की कोशिकाएं निकाली गई क्योंकि स्तन की कोशिकाएं ही वो क्वालिटी थी जिसकी वजह से हम उसकी क्लोनिंग करवा रहे थे। मैंने आपको बताया ना कि जब भी क्लोनिंग हम कराते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो क्लोनिंग क्यों कराई गई, ताकि जो बनने वाली भेड़ है वो हूबहू इसकी जेरोक्स या इसकी जो है कॉपी बने। अच्छा, इस भेड़ का नाम था फिन डॉर्सेट शिप। क्या नाम था इसका? फिन डॉर्सेट शिप। इस भेड़ का नाम आपको याद रखना है कि डॉली शिप के एक्सपेरिमेंट में जिस भेड़ की स्तन की कोशिकाएं निकाली गई थी उस भेड़ का नाम था फिन डॉर्सेट शिप, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या किया, साइंटिस्ट ने इन कोशिकाओं को निकाल के और इन्हें पोषक माध्यम में रखा। कहाँ रखा भाई? शरीर से यदि आप कोशिका को निकाल रहे हैं और यदि पोषक माध्यम में नहीं रखेंगे तो वो मृत हो जाएंगी, तो इसे पोषक माध्यम में रखा। कहाँ रखा? पोषक माध्यम में रखा। थर्ड स्टेप में इस पोषक माध्यम की जो मात्रा थी, देखिए पोषक माध्यम की जो मात्रा थी साइंटिस्ट ने वो बहुत कम रखी। क्यों रखी? यदि पोषक माध्यम ज्यादा मात्रा में या सूटेबल मात्रा में रखते तो वो सेल जो थी, ये जो सेल्स थी, वही ग्रोथ करना शुरू कर देती। और हमारा पर्पस क्या था? इन सेल के अस्तित्व को बनाए रखना, लेकिन फिर हमें इसको ट्रांसफर भी तो कराना है, तो हमें एक लिमिट तक ही इनकी ग्रोथ चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पोषक माध्यम की जो मात्रा थी वो कम रखी, एक लिमिटेड अमाउंट तक रखी। उसके बाद 6 दिन के बाद इस कोशिका ने जो था विभाजन करना बंद कर दिया। ये 6 दिन तक वो पोषक माध्यम उसे मिला और उसने विभाजन किया। जैसे ही पोषक माध्यम खत्म हो गया वैसे ही सेल का डिवीजन जो था वो बंद हो गया, ठीक है। और जीन जो थे वहां पे वो अक्रिय हो गए। भाई पोषक माध्यम ही नहीं मिल रहा उसको तो वो कैसे आगे ग्रो करेगा, और ग्रो ही नहीं करेगा तो जीन की क्रियाशीलता तो स्वाभाविक रूप से बंद ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, कोशिका जो थी सुप्त अवस्था में चली गई। सुप्त का मतलब होता है कोशिका ने विभाजन करना बंद कर दिया, ठीक है। कोशिका ने विभाजन करना बंद कर दिया तो वो एक तरीके से रेस्टिंग स्टेज में या बिल्कुल रुक गई हो, ठीक है। तो उस रुकी हुई अवस्था को कहा इन्होंने गो अवस्था या सुप्त अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एक अन्य भेड़ ली, ठीक है, एक अन्य भेड़ ली और उसका जो था अंडाणु, अनिषेचित अंडाणु उसका निकाल लिया। अनिषेचित का मतलब जिसका निषेचन अभी नहीं हुआ है, ऐसे अंडाणु को निकाला, उसका केंद्रक जो था वहां से निकाल दिया और यहाँ की वाली कोशिकाएं वहां इनको ट्रांसफर करनी थी, ये उनका पर्पस था। अच्छा, जो दूसरी भेड़ उन्होंने ली थी, ठीक है, जो दूसरी भेड़ उन्होंने ली थी वो भेड़ थी आपकी ब्लैक फेस शिप, यानी कि काले मुंह वाली भेड़। इसको आप इंग्लिश में ही पढ़िए, ब्लैक फेस शिप लिख दिया है मैंने यहाँ पे कि एक जिससे स्तन की कोशिकाएं निकाली थी वो तो थी आपकी फिन डॉर्सेट शिप, और जिसमें इसको एंटर कराया था या जिसके केंद्रक को रिमूव कराया था वो थी आपकी ब्लैक फेस शिप, ठीक है, काले मुंह वाली भेड़। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, ये जो अनिषेचित अंडाणु था जिसका केंद्रक उन्होंने निकाला, और ये जो दाता कोशिका थी, दाता कोशिका कौन सी हो गई, वही स्तन कोशिकाएं, वही क्या है, दाता कोशिकाएं, उन्हें तो निकाल रहे हो आप, तो वही क्या हो गई, डोनर सेल्स। इन दोनों को आपस में जो है उनको मर्ज करवाना था। क्या करवाना था? इन दोनों को आपस में मर्ज कराना था। जब इन दोनों को आपस में मर्ज कराएगी तभी तो ये आगे जाके हूबहू डिवीजन करेगी इसके तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, यूं ही तो मर्ज करेगी नहीं, तो मर्ज करने के लिए उन्होंने क्या किया, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों के संगलन के लिए क्या किया, उन्होंने विद्युत तरंगे डाली। यदि आपको याद हो तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि भ्रूणीय तकनीक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो हम मिक्सचर करते हैं, दो चीजों को, अलग अलग चीजों को मिक्स करते हैं, तो उसके लिए या तो विद्युत तरंगे चाहिए या फिर कोई रासायनिक पदार्थ चाहिए। तो रासायनिक पदार्थ तो हम नेक्स्ट टेक्निक में पढ़ेंगे और विद्युत तरंगे हमने पढ़ी है रोजालिन टेक्निक के अंदर।
तो उन्होंने क्या किया, विद्युत तरंगे डाली जिससे दाता कोशिका और जो ये अंडाणु थे ये आपस में मिक्स होने लग गए, गलने लग गए। ठीक है, इसके बाद कोशिका का विभाजन फिर से शुरू हो गया भाई, दोनों आपस में मिक्स हो गए और सेल का डिवीजन जैसे होता है वैसे होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या देखा कि 6 दिन के बाद भ्रूण का निर्माण शुरू हो गया। अब ये भ्रूण जो बन रहा है, इस भ्रूण को उन्होंने एक अन्य मादा भेड़ के अंदर ट्रांसफर किया। क्यों किया भाई, बन तो गया, अब इसको तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर कराएगी, क्योंकि भाई इससे तो निकाल लिया और इसका अंडाणु निकाल लिया, तो अब इन्हें ट्रांसफर कराने के लिए अर्थात जन्म देने के लिए एक अन्य भेड़ की रिक्वायरमेंट थी। तो अब जो भेड़ की रिक्वायरमेंट उनको थी, उस भेड़ को क्या बोला, सैरोगेट मदर। सैरोगेट का मतलब ही क्या होता है, जिसका खुद का तो कोई, देखिए अब जो तीसरी भेड़ थी, जो तीसरी भेड़ से जो संतति बनेगी उसका उस तीसरी भेड़ से कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ का डिसीजन तो पहले ही हो गया है, भ्रूण तो पहले ही बन गया है। हमने तो भ्रूण को आर्टिफिशियली इम्प्लांट कराया है। क्या कराया है, कृत्रिम रूप से हमने उसका इम्प्लांटेशन, उसका रोपण करवाया है। कहाँ करवाया है, मादा के गर्भाशय में। ठीक है, तो हमने क्या किया, गर्भवती भेड़ मादा ने एक ऐसे 6 दिन के बाद भ्रूण का निर्माण हुआ जिसे एक अन्य तीसरी भेड़ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया गया, क्योंकि गर्भाशय में ये आगे का जो भी डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वो सब गर्भाशय में होगी। अब ये तीसरी भेड़ का नाम है सैरोगेट मदर। ठीक है, क्या नाम है इसका, सैरोगेट मदर। ठीक है, ये तो हो गई डोनर मदर, और ये हो गई आपकी ब्लैकफिश शिप जिसने अपना न्यूक्लियस निकालकर और जो ओवम प्रोवाइड कराया था, और ये हो गई आपकी तीसरी, अब जिसके शरीर में पूरे जो है भेड़ का जो भी डेवलपमेंट था डॉली शिप का, वो इस तीसरी भेड़ के अंदर हुआ। इसका काम था केवल और केवल इस भेड़ को जन्म देना। आनुवांशिक रूप से ये किसी भी प्रकार से इसे कंट्रोल या कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी। नेक्स्ट स्टेप में गर्भवती मादा ने एक ऐसे भेड़ को जन्म दिया जो आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के समान थी। जनकों का मतलब कि इसके और इसकी तरह थी। इस वाली भेड़ से उसका कोई लेना देना नहीं था, और इस प्रकार प्राप्त भेड़ को क्लोन कहा गया। क्लोन क्यों कहा गया, क्योंकि उसकी तो सेल्स डाल दी ना आपने सीधी की सीधी स्तन कोशिकाएं, तो बनने वाली जो भेड़ थी वो बिल्कुल इसकी जो थी हूबहू कॉपी बनी, इसीलिए उसे क्लोन कहा गया। और वहां की जो फेमस, जो उस एरिया की लोकलाइज सिंगर थी, उसके नाम पे इसे नाम दिया गया डॉली शिप। तो ये है पूरी डॉली शिप की कहानी। तो इस डॉली शिप की कहानी को, कथा को आपको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। रटेंगे, थ्योरी को रटने बैठेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप इसको स्टेप्स में तोड़ लीजिए और इस प्रकार से सीधे सी तरह से याद कर लीजिए कि फिन डॉर्सेट शिप की तो मेमोरी सेल्स निकालनी, और जो दूसरी आपकी ब्लैकफिश शिप थी उसकी क्या करा, उसका अनिश्चित अंडाणु निकाल लिया, उसके केंद्रक को निकाल दिया। उसके केंद्रक को निकालने का रीजन ये था कि यदि उसका केंद्रक नहीं निकालते तो जो बनने वाली भेड़ थी वो इसके समान भी तो बनती, फिर तो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन हो जाता। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो क्लोन बनाना है, तो हमने न्यूक्लियस को ही निकाल दिया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियस के पास ही होता है। ठीक है, उसके बाद में इसको इंसर्ट कराया, और फिर जब भ्रूण का निर्माण हो गया आर्टिफिशियली, तो उसे तीसरी मादा भेड़ के अंदर इंसर्ट करा दिया, और इस प्रकार जो भेड़ प्राप्त हुई उसका नाम था डॉली शिप। तो इस प्रकार से रोजालिन तकनीक हुई कंप्लीट। अब हम यदि बात करें जो लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक बच रहा है, जो लास्ट टेक्निक है विच इज होनोलुलु टेक्निक, तो देखते हैं इसके बारे में। 3 इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बोर्ड पे क्लियरली लिख दी है, ज्यादा कुछ इसमें कुछ भी नहीं है ये प्रोसीजर, क्लोनिंग का प्रोसीजर वही है, बस 2 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। वो क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये टेक्निक किसने दी थी, यूजो यानागिमाची और टारुरुकु वाकायामा ने ये टेक्निक दी थी। नाम याद रखना है साइंटिस्ट का आपको, वहां वाले का भी और यहाँ वाले का भी, वैज्ञानिक का नाम जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये यूजो यानागिमाची और टारुरुकु वाकायामा द्वारा ये जो तकनीक थी वो दी गई थी। और इस तकनीक की विशेष बात ये है कि इस तकनीक में विद्युत तरंगों के स्थान पर, यानी कि जहां हमने वहां देखा था ना कि दाता कोशिका और अंड कोशिका का जब संलग्न करना था, तो हमने वहां पे रोजालिन में क्या यूज किया था, हमने वहां पे विद्युत तरंगे यूज की थी। और इस तकनीक पे इन वैज्ञानिकों ने विद्युत तरंगों के स्थान पर किसका यूज किया, रासायनिक पदार्थ का यूज किया। और उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या था, स्ट्रोंशियम साइटोकैलिज्म। ठीक है, स्ट्रोनेशियम साइटोकैलिज्म, इस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके उन दोनों का संकलन इन्होंने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की बात कर ले तो इस तकनीक में मुख्यतः 3 प्रकार की दाता कोशिकाएं प्रयुक्त की जाती हैं, यानी कि ये 3 जो है दाता कोशिकाएं, किसी भी जिस पे भी आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं उस जीव की ये 3 सेल्स आप एज अ डोनर सेल यूज कर सकते हैं। पहली है सर्टोली कोशिका, दूसरी है न्यूरोनल सेल्स और तीसरी है आपकी क्यूमुलस
सेल्स, ये 3 वो कोशिकाएं हैं जो एज अ डोनर सेल, एज अ दाता कोशिका आप यूज कर सकते हो क्लोन बनाने के लिए। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसी के साथ क्लोनिंग का जो भी आपका प्रोसेस था, जो भी हमारे चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब बचे हैं इसके प्रयोग आप नोट में से पढ़ लेंगे, उसमें कुछ भी समझाने वाली या डिस्क्राइब करने वाली बात नहीं है। प्रयोग आपको, एप्लीकेशंस आपको एज इट इज याद रखनी है कि कहाँ कहाँ उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं ये बेनिफिट होती है और मोस्टली तो ये कोई भी बेनिफिट नहीं होती है। यदि आप प्लांट्स की और कुछ छोटे मोटे जीवों की बात करें तो क्लोन वहां पे काम आएंगे, अदरवाइज कुछ भी इनका ऐसा कुछ प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो जो भी प्रयोग है वो आप नोट्स में से चेक कर लेंगे, देख लेंगे। बाकी क्लोनिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया एंड आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया है समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का, साथ ही साथ इस बुक का लास्ट टॉपिक विच इज एजिंग या जीर्णता। उसी के साथ हमारी ये जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है।